किया कि हमने अब और बिजली की कीमतें बढ़ानी नहीं, क्योंकि लोग और बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिजली महंगी जा रहा है किलो, ये 200-300 से नीचे आ जाएगी। घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में 40 से 1090 रुपए तक का इजाफा। माजी के किए हुए महंगे सौदों की वजह से हमें बिजली का टैरिफ बढ़ाना पड़ा। ये बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है। खटक साहब, सर आज हो जाएगा नोटिफिकेशन का बताया ना सर। ऐसा चीज का नोटिफिकेशन। प्लीज डोंट आस्क सिली क्वेश्चंस। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं समर अब्बास। नाज़रीन, रवां हफ्ता खबरों के एतबार से काफ़ी गर्मा गर्म रहा है, काफ़ी हंगामा खेजी रही है और हीट अभी भी बरकरार है। लेकिन अब कुछ मुसद्दका ज़राए ये भी बता रहे हैं कि पिंडी इस्लामाबाद के दरमियान जो है मामला जो हैं वो अब सुलझाव की तरफ जा रहे हैं और ऐसा अब कोई मामला नहीं रहा जिस पर कुछ ऐसा होने नहीं जा रहा जिस पर बहुत सारे लोग उम्मीदें या नज़रें लगाए बैठे थे। बहरहाल इस सारी हंगामा खेजी के अंदर नाज़रीन जो पाकिस्तानी अवाम है उनके लिए बहुत सारी बुरी खबरें हैं कि महंगाई जो है वो पहले ही महंगाई काफ़ी ज़्यादा जिसका पाकिस्तानी अवाम सामना कर रहे हैं उसे फेस कर रहे हैं। महंगाई में मज़ीद इजाफा हो रहा है और इजाफा होता चला जा रहा है। आज हुकूमत ने ये फ़ैसला किया, यानी काबीना ने बिजली की कीमतों में मज़ीद ₹1.68 इजाफे का जो है वो फ़ैसला कर लिया है। इससे पहले नेपरा की तरफ से ये फ़ैसला हुआ था, फिर आज इसे वफाकी काबीना ने उसकी आज तौसीक कर दी है। बिजली महंगी होने जा रही है मज़ीद और इससे पहले हुकूमत तकरीबन ₹5 से ज़ायद तक फ़ी यूनिट बिजली की कीमतों में इजाफा कर चुकी है और मज़ीद अशिया भी जो हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। कौन कौन सी अशिया महंगी हुई हैं वो हम आज के साथ आज वो डिटेल्स शेयर करेंगे। और मेरे ख्याल से जो ख़बरें पिछले हफ्ते से चलती रहीं उनसे ज़्यादा बड़ा चैलेंज जो है हुकूमत के लिए वो ये महंगाई है, क्योंकि आवाम जो है फिर इलेक्शन भी चूँकि करीब आ रहा है तो आवाम ने फिर अपना फ़ैसला सुनाना है उसमें। दूसरी तरफ नाज़रीन PDM जो कि अभी तक आवाम की मुश्किलात का में उनका जो है वो साथ नहीं दे सकी, उनकी निजात दहिंदा नहीं बन सकी अपोजिशन, अब वो दोबारा से मुतहरक हुई है हालात को देखते हुए। तो कल जो फैसलाबाद में PDM जलसा करने जा रही है, शायद एक अच्छा पावर शो तो कर ले, लेकिन क्या जो असल टारगेट है हुकूमत को हटाना, हुकूमत को गिराना, क्या उसमें कामयाब हो सकेगी या फिर ये एक मुश्किल टास्क है। और हम बात करेंगे पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेंथ के हवाले से कि PTI को इतना ज़्यादा शक है अपने पंजाब की पार्लिमानी पार्टी पर। शौकत तरीन साहब जो कि आज उनकी मुद्दत जो है 6 माह तक वो वज़ीर रह सकते थे बगैर किसी हाउस के मेंबर इलेक्ट हुए बगैर, वो आज शौकत तरीन साहब की जो मुद्दत है शौकत तरीन साहब की वो कंप्लीट हो गई है। तो वो अब उन्हें हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा से सेनेटर बनाने का फ़ैसला किया है। ऐसा क्यों है? पंजाब की पार्लिमानी पार्टी पे क्यों एतबार नहीं है? वहाँ पे क्यों इतनी कमज़ोरी जो है वो गवर्नमेंट को नज़र आ रही है अपनी पार्टी के अंदर? ये तमाम मौज़ूआत हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है रमेश कुमार साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली है। प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं आपके हमारे हम सब के हद दिल अजीज़ आरिफ मीर भट्टी साहब, सीनियर साफ़ी तजज़ियाकार हैं और बहुत सी खबरें भी उनके पास हैं, वो भी हम उनसे जानेंगे। और हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का अपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। ज़रा सबसे पहले आपको सुनाते हैं नाजरीन के जो कहा जाता रहा उसके उलट हो गया सारा कुछ। हमें तो बताया जाता रहा वज़ीर ख़जाना की तरफ से कि कुछ भी नहीं हो रहा, महंगाई नहीं होगी, गरीबों का ख्याल रखा जाएगा, महंगाई कम होगी। वो क्या बताते रहे, पहले वो आपको सुनाते हैं, फिर हुआ क्या है वो आपको बताएंगे उसके बाद। पहली तो बात यह है जो ग्रोथ होगी ये इसमें गरीब नंबर 1 होगा हमारे लिए। हमने मुआशरे के तमाम टीयर्स हैं उनके लिए एक उम्मीद का हमने बजट दिया, ड्यूटी में छूट दे के तकरीबन 50 रुपए, और इंशाल्लाह आप देखेंगे अगले चंद दिनों में ये जो अब 350 साढ़े 300 रुपए पे घी जा रहा है किलो, ये 200-300 से नीचे आ जाएगा। अब चूँकि शौकत तरीन साहब जो हैं वो IMF के साथ नेगोशिएशंस में हैं, IMF की दी गई शराइत पर मज़ीद चीज़ें महंगी होनी है। बिजली मज़ीद ₹1.40 का बताया जा रहा है कि शायद महंगी हो जाए, लेकिन इस वक्त जो चीज़ें महंगी होने जा रही हैं या महंगी हो चुकी हैं वो मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करता हूँ। हुकूमत ने कहा तो कुछ होता लेकिन हुआ कुछ और। पेट्रोल की कीमत में ₹5.90 फ़ी लीटर तक बढ़ाने की तजवीज़ इस वक्त दे दी गई है। डीज़ल ₹10 की तजवीज़ है, इस पर गवर्नमेंट क्या फ़ैसला करती है, रात 11 बजे तक फ़ैसला आ जाएगा। बिजली की कीमत में ₹1.68 फ़ी यूनिट इजाफा हो चुका है, ₹1.40 मज़ीद इजाफा हो सकता है अगर IMF की शराइत हम मान लेते हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी की कीमत में ₹109 फ़ी किलो इजाफा हो गया, ₹109 फ़ी किलो। यूटिलिटी स्टोर्स पर ही साबुन की कीमत में ₹3 इजाफा हुआ है। यहाँ पर जूतों की पॉलिश की कीमत में ₹10 तक का इजाफा हुआ है, पॉलिश भी महंगी हो गई है जी। यूटिलिटी स्टोर्स पर सर्फ का पैकेट जो है वो ₹5 महंगा हो गया है और यूटिलिटी स्टोर्स पर ही कुकिंग ऑयल की कीमत में ₹15 फ़ी लीटर तक इजाफा हो गया है।
और यूटिलिटी स्टोर्स पर ज़ाहिर है ये सबको पता है कि जो हमारा निचला तबका है, जिसकी खान साहब बात करते हैं कि हमने निचले तबके को सहूलियात देनी है, मराहत देनी है, उठाना है, उनकी मुश्किलात से निकालना है, वो ज़्यादा यहाँ से ख़रीदारी करता है, तो उनके ऊपर ये मुश्किलात का पहाड़ जो है आज हुकूमत ने गिराया है और मज़ीद ये आगे चीज़ें, इनकी कीमतें बढ़ेंगी। अच्छा, एक रवायती सा हुकूमत का हमेशा डिफेंस होता है कि जो कुछ हो रहा है पिछली हुकूमतों की वजह से हो रहा है। आज भी हमाद अज़हर साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो सारा कुछ हस्बे मामूल पिछली हुकूमतों पर डाल दिया। ज़रा सुनिए। माजी के किए हुए महंगे सौदों की वजह से और ज़रूरत से ज़्यादा सौदों की वजह से, और ये जो बिजली घरों को हज़ारों अरब का किराया देना पड़ रहा है सालाना, इसकी वजह से हमें बिजली का टैरिफ बढ़ाना पड़ा। जी, आरिफ हमीद भट्टी साहब, अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगली हुकूमत भी आ जाती है 2023 में, तो फिर ये किस पे डालेंगे कि पिछली हुकूमत की वजह से ये चीज़ें महंगी हैं? फिर तो उनके पास डिफेंस ही कोई नहीं होगा। ये तो हम सुनते आ रहे हैं पिछले 3 साल से, जो कुछ हो रहा है, जो खराबियां हो रही हैं, जो महंगाई हो रही है, सब पिछली हुकूमतों की वजह से हो रहा है। ये डिफेंस कब तक हम सुनते रहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर, अभी आपने मोहतरम शौकत तरीन साहब का सुनाया कि हमारी पॉलिसी में गरीब नंबर 1 होगा हमारे मुल्क में, तो इस वक्त दुनिया में पाकिस्तान गुर्बत में पहले नंबर पे है माशाल्लाह। इसमें उन्होंने बेचारों ने सच कह दिया, तो हमें उन्हें अप्रिसिएशन देनी चाहिए, हमें उनकी तारीफ करनी चाहिए कि 90% लोगों के मुंह से 3 वक्त का निवाला छीन लिया गया है। पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जा रही थी, बड़ा बहुत इशू था, इसे टैकल नहीं किया जा रहा था। पूरी दुनिया कह रही थी पाकिस्तान में वसाइल कम है, लोग ज़्यादा हैं, तो अगर हाँ इसलिए पेट्रोल महंगा कर रहे हैं कि खुदकशी आप ना करें, ठीक है, फिर किसी मीनारे पाकिस्तान से छलांग लगाए, कम से कम पेट्रोल की बचत तो होगी। देखिए, हर महंगाई में एक है, अगर इस मुल्क में हर चीज़ की वजह कहते हैं मादी की हुकूमत है, मादी की हुकूमत है। सबसे पहले इनकी पूरी कबीना देखें, उनमें देखें कि मादी की हुकूमत में पीपल्स पार्टी हो, मुशर्रफ हो, नून लीग हो, कहाँ वो रहे हैं। भाई, पुरानी कश्ती में आपने अपना मेकअप बदल के अपने आप को चेंज कर लिया है। मुसाफिर तो सारे वो ही हैं उस गाड़ी में, आपने स्टीयरिंग पे आप बैठ गए हैं, इंजन भी पुराना है, गियर बॉक्स भी पुराना है, ब्रेकें भी पुरानी हैं, सीटें भी पुरानी हैं, तो तब्दीली क्या आएगी अगर आपको गाड़ी नहीं चलानी आ रही तो? आपने ये बताएं कि आपने खुद फरमाया था कि 3 माह हमने तैयारी की है, हम इस मुल्क में 2 नहीं 1 पाकिस्तान लाएंगे। आज सिर्फ ये बता दें, जब इन्होंने बिजली का बिल जलाया था उस वक्त फी यूनिट कितना था और आज कितना है। देखिए, महंगाई हमेशा होती है, कड़वा सच है, इसमें कोई शुबा नहीं, लेकिन क़ुव्वत खरीद भी बढ़ती है। लेकिन ये महंगाई में तकरीबन 100 की स्पीड से जा रहे हैं और क़ुव्वत खरीद -50 की स्पीड पे जा रहे हैं। अगर आपकी इनकम, आपके अखराजात 80,000 है और आपकी इनकम लाख रुपए है, तो 20,000 आप बचा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इनकम 20,000 है मैक्सिमम और मिनिमम अखराजात 50,000 है, 30,000 आप गुर्दे बेचेंगे, बच्चे बेचेंगे, खुदकशियां करेंगे अपने। लेकिन भट्टी साहब, मामला यह है कि जाहिर है हुकूमत तो ये करती चली जा रही है। एक तो वो पिछली हुकूमतों पर डालती है कि उन्होंने जो एग्रीमेंट्स कर दिए महंगे, जो वो मईशत का हाल करके गए, उसकी वजह से आज हमें करना पड़ रहा है। जो वो कहते हैं जी कि कर्जे इतने लेके चले गए, आज हमें जो ज़्यादा अमाउंट हम कर्जों में दे देते हैं, यही पैसे अगर हम देते, सब्सिडी देते, अवाम को चीज़ें सस्ती करते, तो हालात डिफरेंट होते। लेकिन दूसरी जो इस डिस्कशन का पहलू है वो ये है कि गवर्नमेंट को पूछने वाला कोई नहीं है। अवाम जो है वो खामोशी से, हर मरतबा इजाफा होता है, हर 15 तारीख को यकम को पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 6 रुपये इजाफा होता चला जा रहा है, चीज़ें बढ़ती चली जा रही है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। अपोजिशन जो है हमारी वो एक दूसरे की अपोजिशन में लगी है, तो कौन पूछेगा गवर्नमेंट को? वो तो करेंगे ये। अच्छा समर, मैं गुजारिश करता हूँ, हम पिछले 2018 से पहले भूल जाते हैं, सब करप्शन थी, महंगाई थी, जो थी। हम इन 3 साल का कंपैरिजन कर लेते हैं। इन 3 सालों में महंगाई और करप्शन का कंपैरिजन करें तो मैं चैलेंज करूं, आप नहीं बता सकते करप्शन जीती है या महंगाई। इन 3 सालों का, पुराने 70 साल चोर थे, डाकू थे, लूट के ले गए, मर गए, सब कुछ हो गए। मेरा वजीर आज़म खुद फरमाता था 2 साल मुश्किल वक्त के निकल गए, अब अच्छा वक्त आ रहा है। उसके बाद अच्छा वक्त आ रहा है कि बिजली की कीमत 10 दफा बढ़ गई है। उसके बाद आ रहा है 35% आप गैस की कीमत बढ़ाने जा रहे हैं और गैस नायाब हो जाएगी।
जिसके घर गैस आ रही होगी ना, उसके घर उस दिन बारात होगी, चरागा होगा, क्योंकि गैस आपको ढूंढने के लिए खुद भी लेनी पड़ेगी। सही है। आप 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते। आपके 80% लोगों ने बच्चे पढ़ाने शुरू कर दिए हैं। मैं कह रहा हूं मैं 70 साल से छोड़ दे तो 1947 से मैं 25 जुलाई 2018 से कंपैरिजन कर ले तो इनका, मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं, इनका अरबाब रियाज 25 जुलाई 2018 की बजाय जून में हुकूमत बनाने की हिकमत अमली बना रहा था, किस अफसर को कहाँ लगाना है। इनको इतना यकीन था हुकूमत इनकी आएगी। मैंने तो अरबाब शहजाद साहब का नाम भी ले दिया है, एक ग्रेड 22 के रिटायर्ड अफसर है, उनसे इन्होंने मुशावरत की कि हम फेडरल सेक्रेटरी किसको लगाए। पीएम साहब ने कह दिया हुकूमत हमारी आएगी, क्योंकि केपीके में माजी में उनकी हुकूमत केपीके में थी। अरबाब शहजाद ने केपीके में खासी तबाही लाई, इसीलिए उन्हें नई हुकूमत बनाने का टास्क दिया गया। बहरहाल ये तो भट्टी साहब बात हुई कि पूछने वाला कोई नहीं है, इसलिए सारा कुछ हो रहा है। मैं जरा ये अफनानुल्लाह साहब से भी जरा पूछ लेते हैं कि आप क्यों नहीं पूछते गवर्नमेंट को, ये जो पीडीएम आपने बनाई, हालात को देखते हुए पीडीएम आपकी फिर से मुतहरिक हो गई, कभी आवाम के लिए भी मुतहरिक हो जाया करें। आपने तो खान साहब जो महंगाई पे महंगाई होती जा रही, गवर्नमेंट जाहिर है इस तरह की गवर्नेंस के हालात में अगर इमरान खान अपोजिशन में होते तो वो नाको चने चबवा देते, जो भी गवर्नमेंट ऑफ द डे होती। आप लोग जो है एक दूसरे की अपोजिशन में मसरूफ़ हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमने जो अपोजिशन है उसका एडवाइजरी रोल होता है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी सारी की सारी हुकूमत के पास होती है। हम जो गवर्नमेंट पे चेक होता है, आप गवर्नमेंट को टफ टाइम देते हैं, गवर्नमेंट जो है वो अपोजिशन की तरफ से जो दबाव होता है उसको वो देखती है, कंसिडर करती है को फैसले करते वक्त, जहाँ वो कंसिडर नहीं कर रही। देखें, वो तो इसलिए कंसिडर नहीं कर रहे हैं ना क्योंकि ये अवामी हुकूमत ही नहीं है। अगर इनको आवाम की परवाह होती, आवाम के वोट लेके आए होते, तो फिर ये महंगाई और ये जो तबाह और बर्बादी है ये वैसे ही ना होती। इसका हमने जहाँ तक हमारा रोल रहा है, हमने हर फोरम के ऊपर, चाहे वो मीडिया हो, सेनेट हो, नेशनल असम्बली हो, रोड हो, हमने हर जगह जो हम जितना हम कर सकते थे हमने किया। ये ज़रूर आप कह सकते हैं कि देयर इज़ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, वो बिल्कुल आपकी बात जायज़ है और वो हम उसको मज़ीद देख भी सकते हैं। लेकिन बात ये है कि आज आवाम को ये बात समझनी चाहिए कि जो हम बात वोट को इज़्ज़त दो की करते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि अगर आप वोट की इज़्ज़त नहीं होगी तो जो आशर अभी निकल रहा है आवाम का वही निकलेगा, क्योंकि परवाह नहीं है ना भाई। अगर आपको परवाह हो, कल को आपने जाना हो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट मांगने के लिए, इमरान खान को कोई परवाह ही नहीं है, उसकी बला से बढ़ता जाए। मतलब कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, $70 पर बैरल के ऊपर तेल था और तकरीबन 70 से 75 रुपये लीटर पेट्रोल बिक रहा था। मई 2018 की बात बता रहा हूँ। आज $85 पे है क्रूड और 127 रुपये का, रुपये की कदर गिर गई है ना, रुपये की फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है ना। उस वक्त ₹1.25-125-30 पे था और आज 168-70 रुपये, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना एट द एंड ऑफ द डे। देखें, गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस में बुनियादी फ़र्क ये होता है कि एक तो ज़ाहिर है आवाम का मैंडेट होता है। आपने आर्टिफिशियली मेंटेन किया हुआ था डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर को, वो कह रहे आपने फ्री छोड़ दिया तो रुपया अपनी असल जगह पे नहीं, तो फिर तो फ्री छोड़ दे, भी कहता है 400 रुपए का मैनेज किया हुआ था आपने, तो फिर 400 रुपए का कर दें रुपया। अगर यही इनकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है कि 1.5 महीने में 20 रुपए जो है उसकी वैल्यू रुपए की नीचे आई है, तो ये तो फिर तो इसका तो अल्लाह ही हाफिज है ना। आप मुझे बताएं, $27 बिलियन इनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़े हैं, जो रिकॉर्ड है, जिसमें से $2-3 बिलियन ये इस्तेमाल करके रुपए को जो है वो स्टेबल रख सकते थे। सर मैं तो ये मेरा तो केस ये है कि हुकूमत आज अगर बिजली की कीमत 15 रुपये फी यूनिट भी बढ़ा देना, पेट्रोल की कीमत में भी 10 से 15 रुपये मजीद इजाफा कर दे, उसे परवाह नहीं, किसी ने पूछना ही नहीं। मैं वही वोट को इज्जत वाली कीमतें पे कर देनी है, अपोजिशन की तरफ से किसी ने सवाल नहीं उठाना, बस सिर्फ एक ट्वीट हो जाना है तमाम अपोजिशन के कायदीन की तरफ से। यहाँ तो लड़ाइयाँ चल रही हैं, पीपल्स पार्टी वर्सेस नून लीग के अंदर मरीम नवाज साहबा वर्सेस मियाँ शहबाज शरीफ। ये तो इतनी ज़्यादा लड़ाई एक दूसरे के साथ उलझे हुए हैं कि वो खान साहब मज़े से लगे हुए जो फैसले। देखें, हम हर फोरम के ऊपर ये बात तो उठा रहे हैं, लेकिन आप ये बात देखें, अपोजिशन के पास एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है, हम तो एडवाइजरी रोल में जा सकते पावर नहीं है बिल्कुल। लेकिन और मैं मिसाल आपको देता हूँ, हम क्वेश्चन पूछते हैं इनसे कि जी फलाना मसला फलाना है, ये आगे से इतने ये लोग इनके मिनिस्टर्स वगैरह इतने अव्वल तो वो आते ही नहीं है, अगर वो कहीं आ भी जाए तो उनको जवाब ही नहीं मालूम होता, प्रेशर ही नहीं है। और उनका हम प्रेशर देखें, प्रेशर जो है वो मैं क्या आपको बताऊं, अवाम के नुमाइंदा बने निकले, आपको पता है प्रेशर जो है वो अवाम के नुमाइंदा बने। वो भी आपने जो फैसलाबाद ये बाकी जलसे में एक्टिविटी देख रहे हैं, ये किसी वजह से कोई माहौल देख के आप लोग निकले, हमने जलसे किए हैं पिछले साल, आपको मालूम है
हमने जो है वो जहाँ जहाँ हम आवाज़ उठा सकते थे हुकूमत के ख़िलाफ़ हमने उठाई है, लेकिन अब देखें ना, बात वही घूम फिर के आ जाती है कि वोट अगर लेना होगा तो फिर उनको परवाह होगी, नहीं लेना होगा तो कल फैसलाबाद के जलसे में मरीम नवाज साहब नुमाइंदगी कर रही है, नून लीग की है, शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं? लेकिन मुझे एग्जैक्ट कंफर्म बात नहीं मालूम, लेकिन मेरा ख्याल है कि मरीम नवाज साहबा कर रही है। मरीम नवाज साहब, हाँ जी, शहबाज शरीफ साहब जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास अभी तक है, इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मरीम नवाज साहब अभी हाँ, लेकिन ये पहले इन्फॉर्मेशन ये थी कि दोनों कह रहे हैं, लेकिन अभी इस वक्त ये कि मरीम नवाज ही कर रही है। अलग अलग ही चल रहा है सिलसिला। वो देखें, मुझे नाज़िमुल उमूर भी जाती हैं, मरीम साहबा से अलग मुलाकात करती हैं, शहबाज साहब से अलग मुलाकात करती है, बड़ा क्लियर तासुर आता है। अच्छी बात बैठ के नहीं हो सकती चाचा भतीजी, एक पार्टी के हैं, एक सदर है, एक नायब सदर है, अलग अलग मुलाकातें हो रही हैं, टू डिफरेंट हाउसेज जो है वो नजर आ रहे हैं बड़े क्लियरली। वो जाहिर है ये जो डिवीजन है, इसी से गवर्नमेंट फ़ायदा उठाती है, अपने जो वो चाहे वो करती है। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ ज़रा, रमेश कुमार साहब, जाहिर है इस वक्त जो फैसले आप करते जा रहे हैं, महंगाई जो है वो बढ़ती ही चली जा रही है। हमें तो बताया गया था आज से महीना 2 महीने पहले वज़ीर ख़जाना की तरफ से कि कुछ भी नहीं हो रहा, गरीब आवाम के लिए सहूलतें ही सहूलतें हैं। यहाँ तो गरीब आवाम पे ही जो है वो महंगाई का पहाड़ तोड़ दिया गया है। पहले लोगों की क़ुव्वत ख़रीद जो है वो कम हो गई है, और ऊपर से महंगाई है वो बढ़ती चली जा रही है। आपने फेस नहीं करना आवाम को 2 साल बाद जाके? समर, पहली चीज तो ये कि हमें ये देखना है कि ये जो इन्फ्लेशन जो बढ़ रही है वो इंटरनेशनली बढ़ रही है या लोकल लेवल के ऊपर बढ़ रही है। तो उसका तो जवाब ये है कि इंटरनेशनली हर चीज महंगी हुई है। हमारा मुल्क जरखेज जरूर है, हमारे मुल्क के अंदर रिजर्व बहुत सारी चीजों के हैं, मगर हमने शुरू से लेके आज तक उन चीजों के ऊपर तवज्जो नहीं दी है। आरिफ हमीद भट्टी मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, मैं समझता हूं कि मैं तो ये सहाफत इतने अरसे से कर रहे हैं, मैं 99 से लेके आज तक सियासत कर रहा हूं, 2002 से मैं खुद इन पार्लियामेंट का हिस्सा रहा हूं। ये जो चीजें जो है वो एक इस तरीके से सही नहीं हो सकती कि हम कहें कि आप फॉरेन एग्रीकल्चर कंट्री है, मगर क्या कल्टीवेशन को हम देखें कि 1 एकड़ में से जितना फसल निकलना चाहिए निकल रहा है। चाहे हम अगर देखें कि दूध के हवाले से हमारे पास इतने जानवर हैं, हम अगर उसकी सही ग़िज़ा बढ़ाएं, हम डेयरी में भी बहुत ज़्यादा, हमने अपनी एक्सपोर्ट के हवाले से इतनी तवज्जो नहीं दी है, बातें बहुत ज़्यादा की है माजी से लेके आज तक, मगर आज जो चीज़ें हैं उसमें बेहतरी, जितना हमारा टारगेट था वो हमारी कॉम्पिटेंसी की वजह से उतनी बेहतरी नहीं आई है, मगर फिर भी बेहतरी आई है। अगर एहसास की बात की जाए तो आज भी जो प्राइम मिनिस्टर को एहसास है, आप जो हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है सानिया निश्तर वाला, उस प्रोग्राम के अंदर देखें हेल्थ कार्ड हो और उसके अलावा 1.25 करोड़ खानदानों को सर वो मामला यह है कि वो तो बिल्कुल ही निचले तबके के लिए है कि जिनके कोई ज़राए आमदन नहीं है, जो बिल्कुल ही पिसा हुआ तबका है। लेकिन वो जो सैलरीड लोग हैं, जिनकी जो लो इनकम ग्रुप है, वो तो एहसास के लंगर खानों में नहीं जाता, वो तो एहसास प्रोग्राम के तहत उन्हें कोई इमदाद नहीं मिल रही, वो तो अपनी सैलरी के ऊपर उन्होंने गुजारा करना होता है। और ये जो बात आप कर रहे हैं कि ये जो बात आप कर रहे हैं इंटरनेशनल महंगाई वाली जो आप बात करते हैं, आपकी गवर्नमेंट भी बार बार ये दलील देती है कि इंटरनेशनली महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई जी, हम क्या करें, एक अकेले पाकिस्तान के अंदर नहीं है। तो उसमें ये सर, एक तो पूरी दुनिया में जो कोविड का असर आया, पाकिस्तान के अंदर हम चौथी लहर से भी सक्सेसफुली निकल गए, पाकिस्तान के अंदर वो इम्पैक्ट नहीं आया। आपने लॉकडाउन नहीं लगाया, यहाँ स्मार्ट लॉकडाउन था, यहाँ इंडस्ट्री खुली रही, यहाँ सारा कुछ खुला रहा, बंद नहीं हुआ बाकी दुनिया की तरह। दूसरी चीज़ ये है कि चीनी तो हम अब से एक चीनी तो कंट्रोल होती नहीं है, वो तो लोकली यहाँ पे हमारी प्रोड्यूस होती है ना सारी, वो तो हम बाहर से नहीं मंगवा रहे। वो भी आपकी गवर्नमेंट आने से पहले 55 रुपये पे थी, आज 110 रुपये पे है। तो ये तो सारी मिसमैनेजमेंट है सारी, इसमें तो ज़्यादा इशू जो है ना वो हमारा मिसमैनेजमेंट है। मैं मिसमैनेजमेंट को मैं जुटला नहीं सकता। मैं समझता हूँ माजी से लेके आज तक सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री है वो है फूड एंड एग्रीकल्चर, जिसके अंदर रिसर्च डिपार्टमेंट के अंदर डिपार्टमेंट होती है जो बताती है कि भाई कितना हमारे मुल्क के अंदर प्रोडक्शन है, इंटरनेशनली प्राइस क्या है, यहाँ पे क्या होनी चाहिए, कहाँ पे क्या। शुरू से लेके आज तक उस मिनिस्ट्री ने सही जो है वो काम नहीं किया। अगर वो मिनिस्ट्री उस तरीके से काम करती शुरू से लेके, जो मैं अपना 90 शुरू से क्या मुराद आपकी 2018 या उससे पहले की? नहीं, मैं 2002 से, जो मैं खुद एक पार्लियामेंट का हिस्सा हूँ, 2002 से लेके आज तक, क्योंकि मुझे तकलीफ ये होती है कि हर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आके जो वो बातें बहुत ज्यादा होती हैं, मगर राइट पर्सन फॉर राइट जॉब की सही 3 वजीर आप बदल चुके हैं 2018 से ऑनवर्ड। पहले यहाँ पे साहबजादा महबूब सुल्तान साहब थे, फिर उसके बाद जो है खुसरो बख्तियार साहब आ गए, उसके बाद फखर इमाम साहब आ गए, साथ में चीमा साहब भी उनके लगा दिए गए। तो कंसिस्टेंसी नहीं है ना यहाँ पे। मैं सिर्फ आपके 3 साल की बात कर रहा हूँ, यहाँ जो हाल है। चले पिछलों को तो छोड़ दें, आप अपना जवाब दे दें।
मैं समझता हूं कि हमने काम किया है, मगर जितनी एक्सपेक्टेशन लोगों को थी, जो हमारे वायदे थे, उन वायदों के ऊपर हम उस लेवल पे पूरा नहीं उतरे हैं। मगर अवाम आज भी हमसे सेटिस्फाई पीटीआई से इस वजह से है कि अवाम को पता है कि कम से कम लीडरशिप ईमानदार है, बाहर नहीं जाएगी। लीडर जो भी है पाकिस्तान के अंदर, अवाम का उसको एहसास है। मिसमैनेजमेंट जरूर है, थोड़े से कॉम्पिटेंसी के इश्यूज जरूर है, मगर टाइम टू टाइम वो चीजें बेहतर हो रही है। टाइम टू टाइम हर इदारा जो है, चाहे आपकी कॉमर्स मिनिस्ट्री हो, चाहे फूड एग्रीकल्चर हो, चाहे एफबीआर हो, चाहे रिकवरी हो, हर चीज आपकी बेहतरी हो रही है। अगर 3-3 मरतबा उनको टाइम दिया गया है तो आप इनको टाइम दे, तो अवाम का आज भी साथ है, तो मुझे बेहतरी नजर आ रही है। ये माजी में भी केपीके की गवर्नमेंट थी। कितना टाइम आप बात कर रहे हैं, कितना टाइम और दें अवाम आपको? ये अगले 2 साल तो चले आपके टेन्योर में रहते हैं, इन 2 सालों के अलावा भी आप कह रहे हैं कि एक और टेन्योर आपको इसके बाद फौरन दे दिया जाए कि फिर हालात ठीक हो जाएंगे? वो फैसला अवाम करेगी, वो फैसला अवाम की बात कर रहे हैं हम भी। बिल्कुल नहीं, वो फैसला तो मैं नहीं कर सकता कि क्या, वो तो मैं समझता हूं कि जब 5 साल पूरे होंगे, 2 साल के बाद 6 महीने जो आखिरी होते हैं, उसके अंदर ऐसा माहौल बन जाता है, मुख्तलिफ सर्वे आ जाती है, जो हुकूमत आने वाली होती है, जैसे आरिफ सर आप आज ही डरे हुए, उसको पहले ही पता चल जाता है कि ये हुकूमत आने वाली है। आप आज ही डरे हुए। पंजाब के अंदर जो आपकी पंजाब जो पावर सेंटर है, पावर बेस है, वहां आपकी पार्टी आज एक घबराई हुई है ठीक ठाक। शौकत तरीन साहब को वहां से सेनेटर लेके आ रहे थे, वो अब केपीके से लेके आ रहे हैं कि वहाँ आपकी पार्टी ज़रा ठीक ठाक घबराई हुई है कि वहाँ से अपसेट ना हो जाए इस्लामाबाद वाला। मुझे क्विक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे, इस पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक द शो। नाज़रीन, बात हो रही है मुल्क में जो महंगाई की इस वक्त सूरत हाल है, आवाम जिसे फेस कर रहे हैं, महंगाई जो है कम होने का नाम नहीं ले रही, महंगाई बढ़ती जा रही है। आज भी कई अशिया की कीमतें बढ़ी हैं और आगे भी बिजली की कीमतें मज़ीद बढ़नी हैं। पीटीआई के इस 3 साल टेन्योर में बिजली की कीमतों में तकरीबन 7 रुपये फ़ी यूनिट के करीब तक का इजाफा हो चुका है और आगे मज़ीद भी अल्लाह जाने कितना इजाफा होगा। लेकिन सर्कुलर डेट, जो गर्दिशी कर्ज़े जिसके लिए बताया जाता है ये किया जा रहा है, वो डबल हो गए। 1200 रुपये लिए थे, वो तकरीबन 2400 रुपये पहुँच चुके हैं, डबल होके, वो कम नहीं हो रहे फिर भी। अच्छा, जो हम बात कर रहे हैं, अभी ब्रेक से पहले रमेश कुमार साहब बात कर रहे थे कि अवाम ने फैसला करना है, वो मामला ठीक हो जाएंगे आगे चल के। आरिफ मीर भट्टी साहब, ये जो पीटीआई के लिए मामला ठीक हो जाएंगे, जो आपने ब्रेक से पहले सुना रमेश कुमार साहब को कि अवाम जो है वो हम पे एतमाद करेंगे, ये महंगाई का मसला है लेकिन हमारी लीडरशिप ईमानदार है। लेकिन यहाँ तो सूरत हाल ये है कि पंजाब जो कि स्ट्रॉन्ग पावर बेस है सेंटर में गवर्नमेंट बनाने के लिए, जो पंजाब में मजबूत है वही गवर्नमेंट बनाएगा। तो पंजाब में तो पीटीआई को इतनी ज़्यादा इस वक्त पीटीआई के अंदर एक बदएतमादी की फ़िज़ा है कि शौकत तरीन साहब जिन्हें पंजाब से सेनेटर लाने का फैसला हुआ था, अब उन्हें केपीके से सेनेटर लाया जा रहा है, वहाँ से सेनेटर मुस्ताफ़ी होंगे और केपीके से लाया जाएगा। यानी पंजाब के अंदर जो तरीन ग्रुप की थ्रेट है वो अभी भी बरकरार है और हुकूमत ठीक ठाक घबराई हुई है उस चीज़ से। अच्छा समर साहब, गुजारिश है, रमेश कुमार साहब ने 1-2 दफ़ा मेरा जिक्र किया कि इन्हें पहले पता होता है। दूसरा, इन्होंने कहा इंटरनेशनल कीमतों में इजाफा हो रहा है। इनसे कहें अभी बाहर फ़ोन करे। लंदन में कल मेरी एक बात हो रही थी, उधर मजदूर की तनख्वाह 22,000 रुपये पर डे थी, कमो बेशतर उसकी महीने की तनख्वाह मिनिमम 2 लाख होती है। यार किस तरीके से ये कंपैरिजन करते हैं, इन्हें कि खुदा का खौफ तो करें, कम से कम कोई इंफॉर्मेशन ही ले ले, इधर तनख्वाह कितनी है। अल्लाह का वास्ता है, क्यों लोगों की आंखों में नमक मिर्चें फेंकते हैं। ये अमेरिका में क्या है, सऊदी अरब में मजदूर की 1 दिन की तनख्वाह मिस्त्री की क्या है, पहले वो पूछ ले, फिर कंपैरिजन करना सीखे। फिर इन्होंने फरमाया अदारों में बेहतरी आ रही है। क्या पीआईए का खसारा कम हो गया? क्या बिजली चोरी कम हो गई? क्या स्टील मिल अपने पांव पे खड़ी हो गई? क्या एक अदारा बताए जिसमें करप्शन में इजाफा ना हुआ हो? एक अदारा। एस्टेब्लिशमेंट को और अदलिया को छोड़ दे, वो तो वैसे ही रेड एरिया है। एक अदारा मुझे बता दें, एक अदारा सिंगल, मेरी ख्वाहिश है मैं वो जिसमें देखूंगा करप्शन कम हुई हो। करप्शन माजी में भी होती थी, इसमें दो राय कोई नहीं है, आज भी होती है। ये कहते हैं हर बात का मुझे इल्म होता है, बड़ी बड़ी अच्छी बात करती है। चले ये मुझे इन्हें बता दे
यार मैं तो इमरान खान साहब को पुराना जानता हूँ और मुझे पता है ये भी तकरीबन 30 साल से इमरान खान के साथ है। MQM को 2018 में किसने इमरान खान के साथ मिलाया? क्योंकि इमरान खान की तो एम के साथ बहुत ज़्यादा दोस्ती थी। काफ लीग के लिए भी उनके साथ बहुत अच्छे तल्लुकात थे, पैदाइशी तौर पे क्रिकेट भी इकट्ठे खेलते रहे थे, उनके बारे में अच्छे अल्फाज कहते थे। बाप पे तो इमरान खान सब बकायदा विजिट करते थे, उनके साथ कश्तियों में तितलियां पकड़ते थे। उन्हें कैसे मिलाया? फिर जब इनके चेयरमैन सेनेट पर अदम एतमाद आई, मुझे नहीं इन चीज़ों का पता, मैं इनसे अब सीख रहा हूँ क्योंकि ये मुझे कह रहे हैं ना पता, वो क्या करता कि 64 बंदे हाउस में खड़े हुए, वोट में 51 रह गए। वो क्या तरीका था? जब इमरान खान ने एतमाद में वोट लेना था, कौन बंदे सेफ हाउस में जाते रहे? रियाज फतेहाना, उसके बाद बरवाना, ये कहाँ गायब हो गए? वो कौन सी ताकत है कि पंजाब में इनकी 123 सीटें थी, नून लीग की 129 थी, और राणा सनाउल्लाह ने 10 बंदों के साथ डील कर ली थी, मिलमला ये वाला कर लिया था। कौन सी ताकत ने अचानक हुकूमत इनकी बना दी? और जहांगीर तरीन को नाराज मैंने किया, उसके 35 से 45 हो गए हैं बंदे। परवेज खटक कह रहा है 22 बंदे लेके मैं अलग हो रहा हूं। बलोचिस्तान तो में ये जो इत्तेहादी इनके साथ नहीं चल रहे। बिल्कुल, तो ये जो भट्टी साहब पंजाब में इन्हें कहना मुझे मेरी इन सारी चीजों का मुझे नहीं पता। भट्टी साहब ये पंजाब में जो पीटीआई जो घबराई हुई है, शौकत तरीन साहब को वहां से नहीं ला रही सेनेटर। कमर भाई मुझे जवाब देने का मौका दें। पंजाब में मैं आपकी तरफ आ रहा हूं जरा, मैं जरा रमेश कुमार साहब आपकी तरफ तो उनका जवाब मुकम्मल हो जाए पंजाब वाला जरा। पीटीआई को जी भट्टी साहब। अच्छा समर साहब, मैं सिर्फ एक जवाब दे दूं, उसके बाद मेरे भाई जो मर्जी कहे। मैं पंजाब में ये आज इलेक्शन करा रहे, आज इन्हें पिछली दफा की तरह कैंडिडेट ये पूरे कर लेना तो मैं समझूंगा इमरान खान जीत गए। इन्होंने कहा हमारी लीडरशिप की ईमानदार, किसी ने कहा ओ बड़ा जबरदस्त घोड़ा है, क्या बात है, वो इतना खूबसूरत है, लाल लाइनें हैं, सफेद लाइनें हैं। जब चलने लगा तो घोड़ा लंगड़ा निकला है। उसने कहा बेवकूफ आदमी, घोड़े की पहचान खूबसूरती नहीं उसकी दौड़ होती है, उसकी मैदान में भागना होता है उसका। ठीक, हाँ मरियम की और शहबाज हमजा एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते। शहबाज शरीफ की बेइंतहा लड़ाई है, कल भी फैमिली में सख्त इख्तलाफ हुआ। अगर नून लीग इकट्ठी हो जाती है, जिसके चांस बहुत कम है क्योंकि नून लीग में लड़ाई है, वरासत की बयानियां तो बहुत पीछे रह गया। अब तो ये एस्टैब्लिशमेंट के पाँव पकड़े हैं, भाई इमरान खान आपसे अलग हुआ, हमें चांस दो, सीवी लेके पहुंच भी चुके हैं। गुजारिश है नून लीग इकट्ठी हो जाती है। मैं शर्त ये कह रहा हूँ, मरियम, शहबाज साहब, हमजा, तो मैं देखूंगा कि पीटीआई अल्लाह करे जीत जाए। मेरे पास तो रिजल्ट नहीं है। अगर रमेश साहब को जिन्होंने 18 का रिजल्ट तैयार किया था इन्हें पहले बता दिया तो मुझे बता दें। चले जी रमेश कुमार साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? रिस्पॉन्स देखिए, पहली चीज तो ये कि हम कोई लंदन नहीं है, हम कनाडा नहीं है, हम अमेरिका नहीं है जहाँ पे बेरोजगार लोग कोई क्राइम नहीं करे, उनको घर बैठे हुए उनको पैसे मिलते हैं। हम वो नहीं है और उन हालात का जो है ना जवाबदार आप इमरान खान को नहीं ठहरा सकते। इस चीज का मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूं कि जो हमारा मैनिफेस्टो था, जिस स्पीड में बेहतरी आनी थी, उस मैनिफेस्टो के ऊपर उस स्पीड से जो है वो काम नहीं हुआ है। उसकी कैपेसिटी के अंदर बहुत क्वेश्चन मार्क है, मगर नहीं कैपेसिटी के अंदर क्वेश्चन मार्क है, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। आपने एमक्यूएम की बात की, आपने क्यू की बात की, आपने कंप्रोमाइज की बात की, जो इमरान खान साहब की नेचर में नहीं था, मगर वो चीजें कंप्रोमाइज करनी पड़ी हुकूमत की वजह से। जो चीजें नहीं होनी चाहिए थी मगर वो हुई। आपने जो बात की पंजाब के अंदर के 123 129 वो चीजें हुई। अब उनके बदले में जो चीजें कंप्रोमाइज करनी पड़ी, जिसकी वजह से मैनिफेस्टो जो है वो उसके ऊपर असरात आए। मगर आप कहते हैं कि आपके पास अगर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी या सिंपल मेजॉरिटी होती, किसी इत्तेहादी को शामिल किए बगैर आप गवर्नमेंट बना लेते, तो फिर हालात बहुत अच्छे होते पाकिस्तान के आज। देखिए, मैं समझता हूं फिर इससे बेहतर होता अगर आदमी ब्लैकमेलिंग में नहीं आता और कैपेसिटी के और उसके अंदर जो है वो जब आप उन चीजों के आदमी की कैपेसिटी एक काम करने का एक दिया क्या इत्तेहादियों को, वो अपने नाराज बैठे अपने हर दफा शिकवे लेके आते हैं। जब भी कोई मौका मिलता है वो शिकवे लेके आते हैं प्राइम मिनिस्टर के पास कि कुछ पूछा नहीं जा रहा, कुछ दिया नहीं जा रहा। वो तो खुद अभी तक परेशान है कि हम हिस्सा क्यों बने हैं। खैर वो किसी वजह से साथ जुड़े हुए हैं,
वो वजह आपको मालूम, मुझे मालूम है, देखने वालों को मालूम है, लेकिन उन्हें मिला तो कुछ भी नहीं है जिसके करे उन्हें दे दिया और हालात ठीक नहीं हो सके। मैं कहता हूं हर आदमी की एक कैपेसिटी होती है काम करने की, हर इदारे की। अगर हम सिर्फ नेगेटिविटी को कवर करने के लिए हम चलते रहेंगे तो लाजमी है जो बेहतरी की तरफ काम करना है वो हम नहीं कर सकेंगे। यहाँ तो जो काम हो रहा है, चाहे असेंबली हो, चाहे इदारे हो, चाहे नैब हो, सिर्फ क्वेश्चन मार्क, हाजिरियां जुडिशरी में इधर उधर। मैं आपको बताऊं, हमें पूरे सिस्टम को बेहतर करना पड़ेगा। सिस्टम बेहतर करने के लिए जो चीजें हमारे माइंड में थी, खान साहब के माइंड में थी, उस ट्रैक के ऊपर हम मुकम्मल तरीके से नहीं चल सके हैं। और उसके ऊपर जिस स्पीड से चल रहे हैं उस स्पीड से 10-20% जरूर इम्पैक्ट आया, मगर मैं कहूं कि मोर देन 50% आया है, नहीं आया। रही बात आप कहें कि लंदन है, वो बिल्कुल नहीं है। इंटरनेशनली हमें वो सोचना पड़ेगा कि हम अब सब्सिडी के बुनियाद के ऊपर नहीं चल सकेंगे। हाँ, हमें एहसास है तो उसके लिए हमने एहसास प्रोग्राम को सपोर्ट किया है कि एहसास प्रोग्राम लेके आए। हाँ, हमारे पास और कैपेसिटी होती तो उन लोगों के लिए जो है वो और ज्यादा कर सकते, मगर उसको आप खान साहब की नियत के ऊपर चेक नहीं कर सकते हैं। सर, नियत से सिर्फ नहीं होता सारा कुछ, ठीक ना, कोई अहलियत भी होनी चाहिए, कुछ लोगों की एक जो है ना एक विल के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कुछ आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बड़ा कुछ हो जाता है। यहाँ तरजीहात ही कुछ और है, यहाँ लड़ाई झगड़े बाकी कुछ इस तरह की चीज़ें वो आजकल उनमें उलझी हुई गवर्नमेंट आपकी। आवाम की आपको कहाँ इतनी ज़्यादा फिक्र रही है? अफनानुल्लाह साहब, आवाम की जब हम बात करते हैं तो आपकी PDM भी इसी चक्कर में बनाई थी कि आवाम के हुकूक की तर्जुमानी होगी, सारा कुछ होगा। अभी जो आप हालात को देखते हुए PDM दोबारा एक्टिव हुई है, लगता है वो शायद गोल जो हैं वो अचीव ना हो सकें, चूँकि जो मेरी इत्तला है कि सब कुछ ठीक होने जा रहा है, एवरीथिंग इज़ बीइंग सेटल्ड, हफ्ते के अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ऐसी जो एक्सपेक्टेशंस थी, जो उम्मीदें जो लोगों ने नज़रें लगा रही थी कि पता नहीं क्या हो जाएगा पाकिस्तान के अंदर, कुछ भी नहीं होने जा रहा, सब कुछ ठीक होने जा रहा है। देखिए, बात ये लगता है कि PDM को फिर दोबारा मायूसी का सामना करना पड़ेगा। देखिए, मैं कमेंट करूंगा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में, क्योंकि ज़रा दिलों का हाल तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन जो तारीख है वो तो मैं यही कहती है कि एक दफ़ा दरार पड़ गई तो वो फिर इतनी आराम से ठीक तो नहीं होती। अब अगर जो हाइब्रिड रजीम है उसके अंदर दरारें तो बहुत सारी पड़ गई हैं, एक नहीं पड़ी, बहुत पड़ गई। तो अब ये हो सकता है कि ये पर्टिकुलर आ जाती हैं हर जगह पे, दो सगे भाइयों के अंदर भी आ जाया करती हैं मिसअंडरस्टैंडिंग्स, लेकिन चीज़ें फिर सेटल डाउन जब हो गई हैं, बड़ी अच्छे वे में बताया जा रहा है कि चीज़ें सेटल हो गई हैं, बेहतरी की तरफ चली गई हैं। देखिए, मेरा ये ख्याल है कि शायद वो ना हो सके जो आप लोग चाह रहे थे, जिस पे उम्मीदें लगाए बैठे थे। मेरा ये ख्याल है कि मैं ये समझता हूँ कि DGISI वाले मामला शायद रिजॉल्व हो जाए बहुत जल्द। हो गया तकरीबन। हाँ, और अगले कुछ दिनों में शायद आपको ऐलान भी मिल जाए। लेकिन जो कुछ पिछले 1 हफ्ते 10 दिन में हुआ है वो इतनी आराम से उससे रिकवरी हासिल करना इतना आसान नहीं है। PDM इसीलिए आपने एक्टिवेट कर दिया दोबारा से कि कुछ मौके से फ़ायदा उठाया जाए सूरत हाल से? नहीं, देखिए, हम तो वोट को इज्जत दो की बात कर रहे हैं, हमें तो क्या ही फ़ायदा होना है। हम बेसिकली हम ये समझते हैं कि ये जो पूरा जो फार्मूला था हाइब्रिड सेटअप बनाने वाला, ये फेल हो गया, ये नहीं चल सकता। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इमरान खान ने अपने काम सीधे कर लिए हैं और बाकियों ने अपने काम सीधे कर लिए हैं, और आवाम का असर आप देख लें आज क्या है। बात यह है कि आवाम का अगर स्टेक ही नहीं होगा, आप आवाम को बीच में से माइनस कर देंगे इलेक्शन रिग करके, तो फिर जो आ रहे हैं उनका क्या इंटरेस्ट है कि वो आवाम को एंटरटेन करें? ये बुनियादी बात है समझने वाली। वो कह रहे हैं आलमी सतह पे महंगाई है, सब कुछ इंटरनेशनली महंगा हुआ है, हमने पाकिस्तान के अंदर तो कुछ भी महंगा नहीं किया। अपनी मर्जी से ग्लोबल ट्रेंड है कि उसको वो पाकिस्तान के अंदर भी उसके सबर भाई देखिए, बात ये है, आप होते डॉलर कितने का होता आज, कहाँ मेंटेन करते हैं? मिनिमम चले बता दें कोई रफली आज 130 के अराउंड होता है, 130-135 पे होता है। 130 आर्टिफिशियली मैनेज कर लेते हैं, जैसे भी करते हैं हम, हो तो हमारा आर्टिफिशियली करें या जैसे डॉलर बीच में डाल के मजीद। लेकिन मैं बात ये जैसे मर्जी करें, देखिए तरीका और इकोनॉमिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या? अब 27 बिलियन डॉलर आपके पास पड़े हुए और 20 रुपये डिवैल्यू हो गया है, तो पीछे रह गया, फायदा क्या फिर उसका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का? मैं बात ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, बात ये है कि जो भी सेटअप है, अगर उसका एम आवाम की फलाह बहबूद है ही नहीं तो फिर वो कहाँ से चलेगा? और ये बात हर किसी को समझनी चाहिए कि देखें, ये आजकल के टाइम के अंदर ये हाइब्रिड सेटअप्स वगैरह का कोई गुंजाइश इस दुनिया में रही नहीं है। आपको कोई दुनिया में एक्सेप्ट नहीं करेगा, नहीं कर रहा। आपको ऑलरेडी फॉरेन पॉलिसी के लेवल के ऊपर इतनी ज़्यादा मसाइल पैदा हुए हुए, और आपको कोई कॉल नहीं करता, तो वो जाके फीडबैक देते हैं कि ये मेयर की हैसियत नहीं है इनकी। मैंने तो नहीं थी ना ये बात रिपोर्ट हुई है कि इमरान खान साहब के बारे में कहा गया है कि ये मेयर की भी इनकी हैसियत नहीं है इस्लामाबाद के। तो अब फिर आगे जो है वो क्या रह जाता है? अब बात ये है कि
हमने 5.8% GDP ग्रोथ भी रेट भी लेके आए, इन्फ्लेशन 4 से 5% भी रखी, ठीक, हमने इन लोगों की इनकम भी बड़ी, नौकरियां भी दी, हमने जो है वो मुल्क की इकॉनमी को चलाया, सीपैक किया, इन्वेस्टमेंट लेके आए, बिजली का कारखाने लगाए। चले मुझे इतना बता दें, ये अगला जो इलेक्शन अब करीब चुके आ रहा है, माहौल अब बनने जा रहा है, साल बाद इलेक्शन का मुल्क में जो है वो बिगल बच जाएगा, तो पार्टी के अंदर जो आपके डिफरेंसेस हैं, जिस तरह आरफ मीर भट्टी साहब बात कर रहे थे कि नून लीग के अंदर अगर इत्तेफाक को इत्तेहाद हो जाए, यूनिटी आ जाए, तो फिर नून लीग पंजाब के अंदर बड़े आराम से विन कर सकती है। तो आपके लिए भी सबसे बड़ा चैलेंज इंटरनली है, बाहर से आपको खतरा कोई नहीं है, वो कर लेंगे, इख्तलाफात दूर हो जाएंगे आपके? देखिए बिल्कुल इख्तलाफात जो है वो दूर हो जाएंगे, और उसकी एक बुनियादी वजह ये है कि हम सबके लीडर इख्तलाफात हैं क्यों? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ किस चीज़ पे इख्तलाफात है जो आप कह रहे हैं दूर हो पार्टी, मैं तो यही कहूँगा ना कि पॉलिसी के ऊपर ही होता है ना, कि ये नहीं करना ये करना, यही हो सकता है, इख्तलाफ और क्या हो सकता है। वो विरासत की लड़ाई बता रहे हैं आरफ मीर भट्टी साहब, और वैसे भी ये बड़ा मशहूर भी है ये जो सियासी जो पॉलिटिकल विरासत है, इसके ऊपर एक बड़ा लंबा है, क्या कहते हैं आप बुला लीजिए शो में, मुलाकातें भी अलग-अलग हो रही हैं, अमेरिका में, बरतानिया में, हिंदुस्तान में, वहाँ पे या इस तरह का सिस्टम नहीं। बात यह है कि कोई भी जाके, हमीद भट्टी साहब भी जाएं, जाके अपना इलेक्शन कमीशन में पार्टी आज रजिस्टर कर लें और अपना काम शुरू कर लें। क्या पार्टी रजिस्टर करनी है? आपकी पार्टी की बात हो रही है, एक बड़ी जमात है। मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, हमारी पार्टी जो है वो हम अपने हिसाब से ही चलाएंगे ना, हम किसी और के हिसाब से तो नहीं चलाएंगे। बात ये है कि क्या जो है वो कांग्रेस में ये वाला मामला नहीं है, इशू तो है जैसे मेंशन कर रहे हैं, जिसकी निशानदेही कर रहे हैं, मसला चल रहा है। नहीं, भट्टी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जरा। भट्टी साहब, ये जो मामला चल रहा है सारा कि पीडीएम एकदम से एक्टिव हुई, हालात को देखते हुए वो ट्रेन मिस कर दी क्या पीडीएम ने? कुछ भी उन्हें नहीं मिलेगा, एक मरतबा फिर मायूसी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कल फैसलाबाद में जलसा हो रहा है। अच्छा समर साहब, पहले तो देखें, मैं और आप जर्नलिस्ट हैं, बदकिस्मती है मेरे लिए, हर सियासी जमात का हर रहनुमा काबिल एहतराम है, चाहे वो पीटीए का हो, नून लीग का, पीपल्स पार्टी का, लेकिन इन्होंने भी कहा नून लीग, आरफ मीर भट्टी जाकर अपनी पार्टी ज्वाइन कर ले, इन्हें कहे नवाज शरीफ के नाम की पार्टी ज्वाइन करके दिखाए, एक मफरूर और इश्तिहारी की, अपने लीडर की करके दिखाएं, जिसे सदाबार कायद बनाया है। मैं उसको बरतानिया दौर का जानता हूँ, किससे डील करके मुशर्रफ से गए थे, वो किससे डील करके अब गए हैं। ये वोट को इज्जत दे वो है कि आपकी मुल्क की सुप्रीम कोर्ट आपको सजा देती है, आप लंदन इलाज के बहाने जाते हैं और भाग जाते हैं, पाकिस्तान में आते ही नहीं। आप एक आप नवाज शरीफ के नाम की बात करना तो बड़ा आसान है, दिखा दे। मैं आप मुझे सिर्फ ये बता दें, आप कितनी दफा जेल गए? ओ भाई, कितनी दफा आपने मार्शल लॉ को आपने भुगताया है? ये बातें करना तो बहुत आसान है कि ये फलाना इधर गया। जब मुल्क में मार्शल लॉ लगा होगा तो आप क्या करेंगे? आप मुझे बताएं ना। मार्शल लॉ तो कोई नहीं, मुल्क में सिविलियन गवर्नमेंट है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, कोई मार्शल लॉ नहीं है, मुल्क से बाहर है, डील करके बाहर चले। भट्टी साहब का आर्गुमेंट जरा मुकम्मल जी भट्टी साहब। ये सेनेटर साहब ने बड़ी खूबसूरत की, इनका लीडर डील करके भाग गया, और आरफ हमीद भट्टी पीयूजे का सदर था, 87 दिन लाहौर पे डेली जुलूस निकालता ना, नवाज आपने 12 अक्टूबर को निकाला था, कोई जलसा मेहमान बन गया। ये किया हमने ज़ियाउल हक के जूते चाट के सहाफत की आजादी नहीं ली, मुशर्रफ से सौदा करके एक मुजरम रॉयल फैमिली का मेहमान नहीं बना। मार्शल लॉ लगा था, एनआरओ लेके लंदन नहीं गए इलाज कराने, हमारे लिए आप काबिल मार्शल लॉ लगा था, आप निकले थे बाहर। खिलाफत करे, महंगाई है, मेरी राय है, आप 100 दफा इलेक्शन जीत जाए, अब आपका हाल ये है कि आप कह रहे हैं पीटीआई और नॉन लीग एस्टेब्लिशमेंट में लड़ाई होगी तो हमारी बारी आ जाएगी। वो पीडीएम मुर्दा घोड़ा है, ये बनी पीपल्स पार्टी ने, और इन्होंने खुद नवाज कहा, आसफ अली जरदारी के नवाज शरीफ धरती के नसूर है, मैंने इन्हें माफ किया तो अल्लाह भी मुझे माफ नहीं करेगा। ये लफ्ज मेरे नहीं है, मेरे लिए मियाँ साहब बुजुर्ग है नवाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ ने कहा मैं घसीटूंगा, जब इमरान खान इनसे ना गिरा पीडीएम बना ली, पीडीएम नाकाम हुई, पहले रिजाइन लेने निकले, फिर कहा रिजाइन दे देंगे, फिर कहा हर जिले में एहतजाज करेंगे, फिर हर जगह एहतजाज किए, फिर कहा लॉन्ग मार्च करेंगे, फिर कहा धरने देंगे। और भाई पीटीआई के लिए अपोजिशन प्रॉब्लम नहीं है, असल बदकिस्मती ये है कि हमारे पीटीआई के लोग अब नाराज हो जाएंगे, पहले मेरा भाई अब सेनेटर नाराज ना हो जाए। इनकी दुश्मन है महंगाई, पीटीआई की, बैड गवर्नर्स। खान साहब ने खुद जो अपने मुंह से वादे किए थे वो पूरे नहीं कर सके, इनकी एक 200 के करीब इमरान खान साहब के मेरे पास शॉट हैं जो इन्होंने कहा था। बिल्कुल धरने का 126 दिन मैं पिंडी रहा हूं, खुदा का वास्ता यार, फेक न्यूज की आप हमें बातें करते हो, फेक बयान देने बंद करो, हम पे फेक न्यूज की कार्रवाई करो, हमें बिल्कुल रियायत ना दो, साफी को करप्ट है तो हमें उल्टा लटका दो, हमारा एहतसाब करो,
और झूठ बोलना बंद करो। आप कहते थे मैं 2 नहीं 1 पाकिस्तान दूंगा, बिजली पेट्रोल और गैस की कीमत बढ़े तो समझे फला आदमी करप्ट है। अब कितनी दफा कीमत बढ़ी है? अब मुझे बताया फेक खबर है कि फेक बयानात है? जो मुशर्रफ के चमचे थे आज इमरान खान के साथ खड़े हैं, जो पीपल्स पार्टी के कलमे पढ़ते थे आज इधर खड़े हैं। खुदा रसूल का वास्ता है, हमारे लिए अब सब काबिल ठीक है। जिस बारे में बात करो वो तोपे लेके साफियों को पंचिंग बैग बनाया हुआ मारना शुरू कर देता है। और भाई हमारी तरफ से तुम जीतोगे, हम तुम्हारी बात कर लेंगे। वजीर आजम दोबारा आ गया, शहबाज शरीफ या मरियम या हमजा सब कोई भी आ जाता, हमें इससे क्या करता है? हमने नौकरी करनी है, बच्चे पालने हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे एक मुख्तसर ब्रेक लेनी है नाज़रीन। ब्रेक से वापस आते हैं तो बात करेंगे जो इस वक्त तो हालात की बात हो रही है कि हालात बड़े ख़राब हैं, हालात तो ठीक हो गए, क्या पीडीएम उससे कोई फ़ायदा उठा पाएगी या फिर गवर्नमेंट ख़ुद उसके लिए मज़ीद कौन से बड़े चैलेंजेस आने वाले दिनों में सर उठा रहे हैं? ये तो छोटे मोटे मामला चलते रहते हैं, लेकिन असल जो चैलेंज गवर्नमेंट के लिए क्या है, बात होगी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। क्विकली बात कर रहे हैं जो इस्लामाबाद में पिछले हफ्ते चलता रहा मामला, जो हालात जहाँ पे रहे पिंडी इस्लामाबाद के दरमियान, उस पर वज़ीर-ए-आज़म ने पार्लिमानी पार्टी के इजलास में कल बड़ा क्लियर किया, कुछ वजाहत दी, वो ज़रा आपके साथ शेयर करें। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ़ के साथ इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं। DGISI की तैनाती में तकनीकी मसला था, हुकूमत और फ़ौज में किसी किस्म की कोई गलतफहमी नहीं और DGISI की तैनाती के बारे से कोई इबहाम नहीं है। और मेरी भी इस पर जो इतलात है, मेरी कुछ लोगों से बातचीत हुई, मामलात जो हैं वो सुलझ गए हैं और अगले 3-4 रोज़ के अंदर जो है होपफुली मामला रिजॉल्व हो जाएगा। प्रोसीजर जो है ये स्टार्ट हो चुका है और वही जिनके हवाले से आई थी प्रेस रिलीज़ वही DGISI होंगे अगले। रमेश कुमार साहब, अपोजिशन तो तैयार हो गई थी सारे मामले पे कि अब कोई मौका आ गया हाथ में इमरान खान को गिराने का, हटाने का। हालात ऐसे हो गए हैं, जो स्पोर्ट जिसकी बात होती है वो स्पोर्ट शायद विड्रॉ हो गई है, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हालात आपको लग रहा है कंट्रोल में और ऐसे ही चलेंगे? अफनानुल्लाह साहब कह रहे थे कि अब शायद वो नहीं रहेगा पहले वाला मामला। अमर भाई, कितनी बदकिस्मती है कि एक एस्टेब्लिशमेंट जो प्राइम मिनिस्टर के साथ ही चलता है और उनकी डायरेक्शन के ऊपर चलता है, अगर किसी इशू के ऊपर आपस में कोई डिस्कशन हुआ तो एक तो उसको बहुत हवा दी गई, मगर अपोजिशन ने उस वक्त अपने घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए, पीडीएम के अंदर सांस डालना शुरू कर दिया, फैसलाबाद का जलसा रखना शुरू कर दिया। आप मतलब ये है कि भाई उनके जो रास्ते खराब हो जाएं और हम जाके उनको जाके हाथ बांधे कि भाई हम तैयार हैं। जैसे कल अमेरिकन के साथ कि शहबाज शरीफ का अपना स्टाइल है, मरियम का अपना स्टाइल है, दोनों अलग-अलग जो है वो मिल रहे हैं। मैं समझता हूँ ऐसे हुकूमत नहीं होती, मफादात की सियासत खत्म करें। दूसरी चीज आपने एक बात की कि प्रोसेस, मैं समझता हूँ कोई प्रोसेस नहीं है कि कोई ऐसी चीज, मेरी नजर में कोई ऐसी प्रोसेस की बात नहीं है कि कोई प्रोसेस चल पड़ा है और ये हो रहा है। और मैं समझता हूँ ये चीजें एमिकेबली थी और एमिकेबली सेटल हो जाएंगी और कोई ऐसा सेटल हो जाएगी। अफनानुल्लाह साहब, चीजें सेटल हो जाएंगी, कोई अब आपके हाथ में लगता है कुछ नहीं आने वाला? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि जो है वो पूरी तरह सेटल मामला उसी वक्त होगा जब समरी के ऊपर साइन हो जाएगा, उससे पहले जो है वो कबल वक्त है। आरिफ मीर भट्टी साहब, कुछ भी नहीं होने वाला, जो लोगों ने उम्मीदें लगा ली थी कुछ भी ऐसा नहीं होने जा रहा, चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, माइंड अप कीजिएगा। मेरी इतला है बेहतरी की तरफ नहीं होने जा रही, इख्तलाफात बढ़ गए हैं। अब भी ISPR की आप वेबसाइट पे जाए तो उधर DGISI जदीद अंजुम लिखा हुआ है। आज 15 तारीख को अभी इसके असरात आएंगे तो अगले महीने। इसकी वजह डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आपको भी म्यूट करना पड़ जाएगा और रिपीट भी नहीं होगा। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त आज की शो में इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।